हाय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू इंटेक क्लासेस। आज हम क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी। ये एक रिवीजन क्लास है, तो जल्दी से एग्जाम से पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो आखिरकार समझते हैं हम सत्ता की साझेदारी है क्या। चलिए, बेसिकली इसमें क्या है कि शक्तियों का बंटवारा से संबंध में हम पढ़ेंगे कि शक्तियों का जो बंटवारा है वो कैसे होता है। अगर हम शक्तियों का बंटवारा नहीं करेंगे तो हमारे सामने कौन सी चुनौतियां आएंगी, ठीक है। अगर भाई किसी भी राष्ट्र को, किसी भी राज्य को, किसी भी देश को अगर आपको चलाना है तो शक्तियों का बंटवारा तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो वर्ग रूप में है, जाति रूप में है, तो ऐसे में क्या होगी, तनाव बढ़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप याद रख लेना कि सत्ता की साझेदारी में प्रत्येक समुदाय, समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई समाज का जो वर्ग है या समूह है वंचित हो जाए। अगर वंचित होता है तो अपने आप को क्या वो समाज से अलग समझेगा, या फिर हो सकता है कि उसको एक तरह से अगर भागीदार न दिया जाए तो उसके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होगा। इसीलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का क्या है, मूल मंत्र है। भाई लोकतंत्र का मतलब ही है सत्ता की साझेदारी। जहां पर सत्ता की साझेदारी नहीं है, समझो वहां लोकतंत्र नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है। बिल्कुल भाई, एक एक नागरिक जो है वो लोकतांत्रिक सरकार में हिस्सेदार होता है। जैसे मत डालता है, वोट डालता है ना, वैसे ही सॉरी, जो भागीदारी के द्वारा संभव हो पाता है। भाई जब तक पार्टिसिपेट नहीं दोगे किसी भी नागरिक को, चाहे वो चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए, राजनीतिक में आने के लिए, तो ऐसे में क्या होगा कि वो लोग अपने आप को एक तरह से अलग महसूस नहीं करेंगे, ठीक है। गला खराब है, सॉरी। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के पास इस बात का अधिकार रहता है कि शासन के तरीके के बारे में उनसे सलाह ली जाए। बिल्कुल भाई, कोई भी काम करोगे आप हर एक अंग से सलाह लोगे ना कि ये काम उचित है या अनुचित है, लाभ है या फिर हानि है। इस पर हम सभी पर चर्चा करते हैं। अगर आप किसी वर्ग से नहीं पूछते हो, खुद ही अपनी मनमानी ढंग से करोगे, तो ऐसे में भैया एक स्वाहा हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि जो सरकार का जो तंत्र है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा। जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह, क्या, हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया जब जब किसी शासन व्यवस्था में सामाजिक समूह, समुदाय की भागीदारी होगी, और इसे ही हमको बोलेंगे सत्ता की साझेदारी, ठीक है। तो सरकार में इनकी भागीदारी होना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता की साझेदारी। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है। बिल्कुल, यह हिस्सा भागीदारी के द्वारा संभव हो पाता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में नागरिकों को इस बात का अधिकार होता है कि शासन के तरीके के बारे में उनसे सलाह ली जाए। बिल्कुल सलाह ली जाए। तो यहां पर हम जानेंगे कि आखिरकार सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। बिल्कुल, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, देखो बट जानते हैं। सबसे पहले तो युक्तिपरक तर्क हानि या लाभ के परिणामों पर आधारित। हम देखते हैं कि विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा भी कम होता है। अगर हम शक्तियों का बंटवारा हर समूह या फिर सरकार के हर अंगों को बराबर का अधिकार दे देंगे तो इससे क्या होगा कि टकराव भी कम होगा, ठीक है। अगर किसी एक को दे देंगे तो वो मनमानी ढंग से अपना सत्ता का या शक्ति का दुरुपयोग करेगा। इसी वजह से शक्तियों का बंटवारा सभी में कर दो, ताकि हमें एक एक अच्छा डिसीजन लेने में सहायता मिल सके। राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा, भाई राजनीतिक व्यवस्था भी इससे बढ़िया होगी, है ना। अगर आप शक्तियों का बंटवारा कर देते हैं तो इससे राजनीतिक व्यवस्था भी क्या होगी, बढ़िया ढंग से चलेगी। इसलिए हमें सत्ता की साझेदारी जरूरी है, ठीक है। नैतिक तर्क क्या है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। नैतिक तर्क क्या है भैया, लोकतंत्र की आत्मा क्या है, सत्ता की साझेदारी। उसके बाद लोगों की भागीदारी आवश्यक है तथा लोग अपनी अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल, जैसे वोट डालने का अधिकार, लोगों का अधिकार है कि उनसे
सलाह ली जाए प्रशासन की शासन किस प्रकार हो। लोगों से लोगों को लोगों का अधिकार है कि उनसे भाई सलाह लो, ताकि जो है प्रशासन है किस प्रकार अच्छे से चला जाए। अब सत्ता की साझेदारी की जरूरत है, क्यों? तो एक बार देख लेते हैं। समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद बहुसंख्यक के आतंक से बचने के लिए, भाई बहुसंख्यक भी है, मान के चलो 2 वर्ग है, एक वर्ग की संख्या ज्यादा है तो वो क्या करेगा, अपनी मनमानी करेगा। जो अल्पसंख्यक है, जो कम लोग हैं, उस पर अत्याचार कर सकता है, तो उससे बचने के लिए। उसके बाद लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए, समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। इससे विभिन्न सामाजिक समूह से टकराव को कम करने में मदद मिलती है। किसी भी समाज में बहुसंख्यक के आतंक का खतरा बना रहता है। बहुसंख्यक मतलब जो संख्या में ज्यादा हो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं, बहुसंख्यक का आतंक न केवल अल्पसंख्यक समूह को तबाह करता है, बल्कि स्वयं को भी तबाह करता है। सत्ता की साझेदारी के माध्यम से बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है। अगर बहुसंख्यक के अगर आतंक से बचना है तो सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत आसान था। लोगों की आवाज ही लोकतांत्रिक सरकार की नींव बनाती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है, ठीक है। शक्तियों का बंटवारा बहुत जरूरी है। सत्ता की साझेदारी के दो कारण होते हैं। एक है समझदारी भरा कारण और दूसरा है नैतिक कारण। सत्ता की साझेदारी का समझदारी भरा कारण है समाज में टकराव और बहुसंख्यक के आतंक को रोकना, और सत्ता के साझेदारी का नैतिक कारण यह है कि लोकतंत्र की आत्मा की अक्षुण्ण रखना उसको बचाए रखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सत्ता के साझेदारी के रूप रूप पढ़ते हैं हम। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। सत्ता के विभिन्न अंग हैं, हमें पता है। सरकार हमारे भारत देश में भी सत्ता के विभिन्न अंग हैं, कई और अन्य देश में भी आपको ये अंग देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमें पता है कि विधायिका कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका उसको लागू करने का, और न्यायपालिका कानून की रक्षा करने का काम करता है, ठीक है। इन अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे से ये अंग एक ही स्तर पर रहकर अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, भाई विधायिका को सारी पावर दे देंगे तो इसका तो भैया चलने वाला नहीं है कार्यपालिका का। न्यायपालिका फिर अपने अपने हिसाब से न्याय नहीं कर सकता, समझा। इसलिए यहाँ पर क्या किया है, शक्तियों का बंटवारा विभिन्न अंगों में कर दिया गया। इस तरह के बंटवारे को सत्ता का क्षैतिज बंटवारा कहते हैं, ठीक है। इस टाइप से, ठीक है, ठीक है। इस तरह के बंटवारे से ये सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी एक अंग के पास असीमित पावर नहीं रहती। अगर भैया अनलिमिटेड पावर दे दे किसी भी अंग को, चाहे कार्यपालिका हो चाहे न्यायपालिका को, अगर दे दिया है, किसी एक को दे दिया जाए, तो ऐसे में क्या होगा, बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें इन सभी अंग को बराबर का शक्ति देना पड़ेगा। इससे विभिन्न संस्थानों के बीच शक्ति का संतुलन बना रहता है, ठीक है। सत्ता के उपयोग का अधिकार कार्यपालिका के पास होता है, लेकिन कार्यपालिका संसद के क्या है, अधीन होती है। कार्यपालिका किसके अधीन होती है, संसद के अधीन। संसद के पास कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन संसद को जनता को जवाब देना होता है। संसद कानून बनाएगी, हमें पता है। संसद का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है, हमें पता है ना। तो न्यायपालिका क्या रहती है, स्वतंत्र रहती है। इसमें न्यायपालिका क्या रहती है, स्वतंत्र रहती है, किसी के दबाव में नहीं आती। न्यायपालिका ये देखती है कि विधायिका कार्यपालिका द्वारा सभी नियमों का सही ढंग से पालन हो तो रहा है कि नहीं। यहाँ पर न्यायपालिका का काम यही है कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो विधायिका है, कार्यपालिका है, किसी भी नियम व कानून पर अच्छे से बना रही है। कोई कानून संविधान के खिलाफ तो नहीं है, कोई कानून संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रही है, तो यहाँ पर न्यायपालिका एक्टिव हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों का रोल तो है भैया। उसके बाद देखते हैं विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। भारत एक विशाल देश है ना। इतने बड़े देश में सरकार चलाने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी है। सत्ता का क्या विकेंद्रीकरण जरूरी है, विकेंद्रीकरण मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। ऐसे समझो सिंपल वे में कि शक्तियों का जो रूप है वो छोटे से छोटे शासन प्रणाली में जा सके। हमारे देश में सरकार के दो मुख्य स्तर होते हैं, हमें पता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार।
पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर होती है। ठीक है, पूरे 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 भारत पर जो कंट्रोल है वो केंद्र सरकार का होता है तथा गणराज्य की विभिन्न इकाइयों की जिम्मेदारी राज्य सरकार लेती है। दोनों के अधिकार, जैसे राज्य लेवल पर जो है राज्य देखेगी और केंद्र लेवल पर केंद्र देखेगी। ठीक है, दोनों के अधिकार क्षेत्र में अलग अलग विषय होते हैं, कुछ विषय साझा लिस्ट में होते हैं। हमने देखा है ना, होता है संघ सूची, राज्य सूची, समावर्ती सूची। तो सबका भैया विषय अलग है कि इस पर कौन कानून बना सकता है। जैसे केंद्र सरकार रक्षा के मामलों में कानून बना सकती है ना, विदेशी मामलों में बना सकती है। वही राज्य सरकार पुलिस सेवा में बना सकती है कानून, है ना, कृषि पर काम कर सकती है। तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद बात करते हैं हम सामाजिक समूह के बीच सत्ता का बंटवारा। हमारे देश में विविधता भरी पड़ी है। इस देश में अनगिनत सामाजिक, भाषाई, धार्मिक और जातीय समूह है। इन विविध समूह के बीच सत्ता का बंटवारा जरूरी होता है। इस प्रकार के बंटवारे का एक उदाहरण समाज के पिछड़े वर्ग लोगों को मिलने वाली आरक्षण है। हमें देखा है कि सामाजिक समूह में भी सत्ता का बंटवारा होता है। जैसे एसटी, ओबीसी, एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, इन सब में भी हम देखते हैं आरक्षण देते हैं। तो यहाँ पर हम देते हैं कि इस प्रकार हमने देखा है कि समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को भी मिलने वाले आरक्षण, इस प्रकार के आरक्षण से पिछड़े जो वर्ग होता है उस सरकार में सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के दबाव समूह के बीच सत्ता का बंटवारा। राजनीतिक पार्टियों के बीच सत्ता का बंटवारा, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां या फिर सबसे बड़े राजनीतिक गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिलता है। जितनी भी बड़ी पार्टी होती है, जो जीतती है, जो बहुमत हासिल करती है, वही सरकार बनाती है। इसके बाद जो पार्टियां बची रहती है वो विपक्ष बनती है। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि भाई जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, कहीं वो उसके रूप में काम कर रहे कि नहीं, वो अच्छे से काम कर रहे कि नहीं कर रहे, उनके खिलाफ एक तरह से आवाज उठाने का काम करते हैं। इसके अलावा कई तरह की जो कमेटियां बनती हैं और उनके अध्यक्ष और सदस्य भी अलग अलग पार्टियों से होते हैं। दबाव समूह के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, जैसे कि एसोचैम, छात्र संगठन, मजदूर यूनियन आदि। तो ये प्रकार का एक दबाव समूह है। इसका काम ही होता है कि इन दबाव समूह को सत्ता में साझेदारी मिलती है और ये संगठनों के प्रतिनिधि कई नीति निर्धारण अंगों का भी हिस्सा बनती है। चलो अब देखते हैं सत्ता की साझेदारी का लाभ। अभी तक हमने देख लिया कि भाई सत्ता की साझेदारी बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी देश को चलाने के लिए। और एक लोकतांत्रिक देश में अगर सत्ता की साझेदारी सफल नहीं है तो समझो कि वहां का तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, वो तो फिर गैर लोकतांत्रिक देश हो गया। सत्ता के साथ जारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है, जिसके बिना प्रजातंत्र की कल्पना कल्पना ही नहीं किया जा सकता, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल याद रख लेना कि बिना सत्ता साझेदारी के कुछ नहीं हो सकता। जब देश सभी लोगों के देश के प्रशासनिक व्यवस्था में भागीदारी बनाया जाता है तो देश और भी मजबूत होता है। बिल्कुल भैया, अगर आप सबको भागीदारी बनाओगे तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जिससे जो हमारा कंट्री है बहुत अच्छे से चलेगा। जब बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के हितों को ध्यान रखा जाता है और उनके भावनाओं को आदर किया जाता है, ये किसी भी प्रकार के संघर्ष की संभावना को समाप्त करता है तथा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। भैया सभी जाति को बराबर का दर्जा, सभी के भावनाओं को आदर करना है और किसी भी प्रकार से भैया याद रखना कोई संघर्ष ना हो किसी वर्ग समूह में, किसी जाति में। यही हमारा क्या है, एक तरह से लक्ष्य होना चाहिए, ताकि हम अच्छे से शासन चला सके और देश जो है वो पूरा प्रगति कर सके। ठीक है, सत्ता की साझेदारी अपना के विभिन्न समूह के बीच आपसी टकराव तथा गृह युद्ध, तो गृह युद्ध की संभावना को भी समाप्त किया जा सकता है। अगर आप सत्ता की साझेदारी करते हैं किसी भी देश में तो वहां पर युद्ध के टकराव, तनाव, ये सब कम होने की चांस होता है। ठीक है, अब हम उदाहरण की तरह समझेंगे कि भैया जो बेल्जियम है, देखते हैं वहां पर क्या क्या हुआ था। अब तुम्हें एग्जाम्पल से बताऊंगा कि आखिरकार यहाँ पर सत्ता की साझेदारी किस प्रकार से काम अच्छे से आई। ठीक है, तो बेल्जियम का हमने लिया उदाहरण। तो बेल्जियम में आपको पता है कि यूरोप का एक छोटा सा देश है ना, जिसकी आबादी क्या है, हरियाणा से भी आधी है। परंतु समाज की जो बनावट है बड़ी जटिल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो आखिरकार क्या भैया, ऐसा क्या है, देखते हैं। इसमें जो रहने वाले लोग हैं 59% क्या डच भाषी क्या है, डच भाषा बोलते हैं, और 40% फ्रेंच भाषा बोलते हैं, बाकी 1% जर्मन। हमने देखा ओवरऑल में हमने देख लिया कि कहाँ पर
59% लोग क्या बोलते हैं, डच, और 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, और 1% लोग क्या बोलते हैं, जर्मन। ठीक है, अब यहाँ की राजधानी, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं राजधानी, छोटी सी राजधानी बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ भैया, ये बताओ। तो इस यहाँ की राजधानी क्या है, सबसे पहले तो बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। तो यहाँ पर 80% आबादी जो है वो क्या बोलती है, फ्रेंच बोलती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहीं पर ही 20% जो आबादी है वो क्या बोलती है, डच बोलती है। क्या बोलती है, डच। ओवरऑल हमने देख लिया। ओवरऑल अगर देखेंगे पूरे कंट्री में, तो 59% जो आबादी है वो डच बोलती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, बाकी जो है 40% जो लोग हैं, 40% जो लोग हैं क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ओवरऑल कंट्री में तो हम देखेंगे कि फ्रेंच जो है वो 40%, लेकिन अगर राजधानी राजधानी की बात करोगे तो 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो राजधानी में तो ज्यादा बोलते हैं, और ओवरऑल क्या बोलते हैं, कम बोलते हैं, अल्पसंख्यक। ठीक है, बाकी जो 1% है, बाकी जो हम देखेंगे 1% है, वो कौन क्या है, तो ये जर्मनी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग हैं तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं। जितने भी सॉरी, जितने भी अल्पसंख्यक हैं, अब यहाँ पर अल्पसंख्यक की बात करोगे तो भैया ये 40% अल्पसंख्यक हैं। तो ये तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं। ठीक है भैया, तो देख लेते हैं अब बेल्जियम की समझदारी क्या थी। अब ऐसे में तो भैया जाति वर्ग विशेष है, ऐसे में तो लड़ाई झगड़े ज्यादा हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या करा, एक समझदारी भरी डिसीजन लिया। ऐसे भाषाई विविधताओं के कई बार सांस्कृतिक राजनीतिक झगड़े का कारण बन जाती है। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। बिल्कुल, जो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फ्रेंच है वो तुलनात्मक रूप से अल्पसंख्यक है, लेकिन वो समृद्ध है, तुलनात्मक रूप से वो अच्छा खासा है। तो इसमें भैया जो डच लोग हैं वो ज्यादा नाराजगी जाहिर करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो है थोड़ा बहुत अत्याचार तो होता है, भेदभाव तो होता है। इसके चलते क्या हुआ, 1950 और 1960 के दशक में जो फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले समूह के बीच क्या हो गया, तनाव बढ़ने लगा। और डच भाषी लोग जो हैं वो बहुमत में थे। हमें पता है कि डच भाषी जो लोग थे वो ज्यादा है, 59%, और वहीं फ्रेंच 40%। परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में ये अल्पमत में थे, राजधानी में तो कम थे। ओवरऑल तो ठीक है, ज्यादा है, बट राजधानी में कम थे। परंतु बेल्जियम के लोगों ने एक नवीन प्रकार की शासन पद्धति अपनाकर सांस्कृतिक और विविधताओं एवं क्षेत्रीय अंतरों से होने वाली आपसी मतभेदों को दूर कर लिया। समझदारी यही थी भाई। 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसलिए किए ताकि देश में किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो एवं सभी मिलजुल कर रह सके। सारा विश्व बेल्जियम की इस समझदारी की दाद देता है। बिल्कुल, देखा इन्होंने क्या करा, शक्तियों को बंटवारा किया। इन सभी जितने भी डच भाषी लोग हैं उन सबको एक अधिकार दिया। जो भी डिसीजन लिया गया वो सभी को समान मानकर लिया गया, और किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव भेदभाव नहीं हुआ। तो आखिरकार बेल्जियम में टकराव को रोकने के लिए उठाए गए कदम, तो केंद्र सरकार ने क्या किया, डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों को समान संख्या कर दी। अब भैया ओवरऑल पॉपुलेशन चाहे कितनी भी हो, किसी भी भाषा की कितनी भी हो, लेकिन यहाँ पर मंत्रियों जो चुन के आएंगे, सरकार का जो गठन करेंगे, सरकार का पे जो उनका नियंत्रण रहेगा, वहां पर डच और फ्रेंच भाषी के जो है मंत्रियां बिल्कुल क्या होगी, समान संख्या होगी। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों क्षेत्रीय सरकार को दी गई। बिल्कुल, ब्रुसेल्स से अलग सरकार है, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदाय को समान प्रतिनिधि दिया गया। अब चाहे जनसंख्या इस भाषा बोलने वाले की ज्यादा हो चाहे कम हो, यहाँ पर हम देखते हैं कि सरकार जो है वो दोनों समुदाय को क्या करेगी, समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इससे क्या हुआ, तनाव कम। ठीक है, तो इससे हमें देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है किसी भी
सामुदायिक सरकार का निर्माण कैसे होते हैं? इनका चुनाव संबंधित भाषा लोगों द्वारा होता है। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी शक्तियां होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं श्रीलंका में। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया उसका बेल्जियम का। अब हम एग्जाम्पल लेंगे एक श्रीलंका में समाज के जातीय बनावट का। श्रीलंका एक, हमें पता है, एक द्वीपीय देश है जो कि भारत के दक्षिण भाग में है। ठीक है, भारत के दक्षिण साइड में है। भारत के दक्षिण तट के से कुछ किलोमीटर दूर के पर स्थित है। इसकी आबादी कोई 2 करोड़ लगभग हरियाणा के बराबर, कुछ हरियाणा के आधे थे तो ये हरियाणा के बराबर पे है। बेल्जियम के भांति यहाँ भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। देश की आबादी कोई 74%, मतलब 74% भाग सिंहलियों का था। तो यहाँ पर जो आबादी है पूरे श्रीलंका में 74% सिंहली आबादी है भैया। और जबकि 18% कौन से लोग थे? तमिल। तो हमने देख लिया कि जो देश की आबादी है 74% लोग तो भैया सिंहली थे, और जबकि यहाँ पर 18% लोग कौन थे? तमिल थे। तो यहाँ पर भी 2 वर्ग में बटे हुए थे। बाकी छोटे अन्य छोटे छोटे जातीय समूह है जैसे कि ईसाइयाँ, मुसलमान, ये सारी चीजें थी। तो यहाँ पर तमिल भी थी। तमिल में भी भैया एक जो थे वो मूल थे श्रीलंका के, और एक दूसरे जो थे वो भारतीय थे। जो भारतीय थे वो यहीं आकर बस गए थे। चाय की खेती के अकॉर्डिंग वो वहां पर गए थे, इसी वजह से वो वहीं बस गए। तो आखिरकार श्रीलंका में टकराव क्या हुआ? देश युद्ध पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक थे, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिंहली लोग बहुसंख्या में थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सिंहली लोग हैं बहुत ज्यादा हैं, और जो तमिल लोग हैं बहुत कम है। यदि श्रीलंका में लोग चाहते तो वो भी बेल्जियम की भांति अपनी जाति मसले को उचित हल निकाल सकते थे। अब भाई ये भी अगर बेल्जियम से ज्ञान लेते तो जरूर इसका समाधान निकाल पाते, परंतु वहां के बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सिंहलियों ने अपने बहुसंख्यकवाद को दूसरे पर थोपने का प्रयत्न किया। भाई ये लोग बहुत तेज चैनल थे। हुआ ये कि इन्होंने क्या किया कि सारी जो एक तरह से आरक्षण है, बहुत सारी जो फैसिलिटीज है, वो बहुसंख्यकवाद मतलब सिंहलियों को ज्यादा दिया, जिससे वहां क्या हुआ? गृह युद्ध जो है वो गृह युद्ध वहां पे शुरू हो गया। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया, और आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहां लड़ाइयां हो रही हैं। ठीक, बेल्जियम की तरह करते तो कुछ हो सकता था। गृह युद्ध क्या होता है? बेसिकली किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसी रूप ले ले कि वो युद्ध से लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। अगर कुछ हम देखेंगे कि यहाँ पर सरकार विरोधी जो समूह होता है वो जब वो हिंसक लड़ाई में रूप ले ले तो वही हमें क्या कहलाती है? गृह युद्ध। ठीक है, आपस में लड़ाई करते हैं। ठीक है, अब श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद क्या था? तो बहुसंख्यकवाद देख लेते हैं। ये मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वो अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन शासन कर सकता है। लो, जो समुदाय बहुसंख्यक है वो अपने मनमाने ढंग से शासन कर सकता है, ये तो गलत है। वो अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। लो, तो ये गलत नहीं है, बताओ। ये अल्पसंख्यक समुदाय की उनकी आकांक्षा, उनकी इच्छाओं को अवहेलना कर सकते कौन? बहुसंख्यकवाद। तो ये गलत है भाई। 1956 के कानून के द्वारा उठाए गए कदम। फाइनली कानून बनता है। 1956 में एक कानून पास किया गया सिंहली समुदाय का सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु। लो भैया, अब यहाँ पर इस समुदाय को एकदम बड़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। नए संविधान में प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मठ को संरक्षण में बढ़ावा देगी। यहाँ पर यह भी बोल दिया गया। सिंहलियों को क्या दिया गया? जितने भी सिंहली जाति के लोग थे तो वहां पर जितने भी कॉलेजेस थे, सरकारी नौकरियां थी, उसमें सबसे पहले इनको भैया देंगे, सिंहली लोगों को देंगे। देख रहे हो कितना गलत चल रहा है सब कुछ। सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, जिससे तमिलों की अवहेलना हुई। अब बताओ, जो तमिल है उनके साथ कितना भेदभाव हुआ कि नहीं? तो हम हम ये देख लेते हैं। हमने एग्जाम्पल देख लो, जहां पर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी वहां तो ये समस्या होगी। अब हम बात करते हैं कि भारत में सत्ता की साझेदारी क्या है। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है जहां पर नागरिक सीधे मत अधिकार
के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि एक सरकार को चुनते हैं। इस तरह से चुनी हुई सरकार रोजमर्रा का शासन चलाती है और नए नियम बनाती है या नियम व कानून में संशोधन करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में क्या होता है कि हम जब वोट डालते हैं तो जो प्रतिनिधि है वो नेता बनती है, नेता लीडर बनती है, सरकार का एक अंग बनती है और वो वहां पर शासन चलाती है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे भारत का। किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार के राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्रजा ही होती है। भाई कुल मिलाकर ये बात याद रखना, लोकतंत्र में ना प्रजा ही सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। वो वोट डाल के किसी को भी हरा सकती है और किसी को जितवा भी सकती है। हो सकता है कि सरकार की नीतियां पसंद नहीं आई तो अगले साल उनको वोट नहीं भी देगी। यह लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है। ऐसी शासन व्यवस्था में लोग स्वराज की संस्थाओं के माध्यम से अपने आप पर शासन करते हैं। एक समुचित लोकतांत्रिक सरकार में समाज के विविध समूह और मतों के उचित उचित सम्मान दिया जाता है और जन नीतियों के निर्माण में हर नागरिक की आवाज सुनाई जाती है। इसीलिए लोकतंत्र में यह जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक नागरिकों के बीच होना चाहिए। ठीक है। सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूप देख लेते हैं। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें सरकार के विभिन्न स्तरों का मध्य सत्ता का वितरण कैसे होता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। हमारे भारत में देखा होगा ना कि केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार जैसे कि पंचायत, नगर निगम। सत्ता का आप देख लेते हैं क्षैतिज वितरण। तो यहाँ पर बात करते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमने देख लिया विभिन्न अंगों का मध्य सत्ता का वितरण। शक्तियों का बंटवारा है कि नहीं, भाई केंद्र सरकार के पास अलग पावर है, राज्य सरकार के पास अलग पावर है, सबको अपनी अपनी पावर है। तो यहाँ पर भैया जो पावर है, हमने जो सत्ता है वो सबको दे रखा है। ठीक है, ठीक है, सबको बराबर दे रखा है, याद रखना। अब यहाँ पर बात करते हैं विधायिका। विधायिका का काम आपको पता है कानून बनाने का। कार्यपालिका का काम क्या होता है, कार्यपालिका का काम क्या होता है कि कानून को लागू करने का, और न्यायपालिका का बेसिकली वहां पर रक्षा करने का काम। तो विभिन्न सामाजिक समूह मसलन भाषाई और सामाजिक समूह के बीच सत्ता का वितरण, जैसे कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार, विभिन्न सामाजिक समूह जैसे दबाव समूह, राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का हमने देख लिया वितरण कैसा है वहां पर। उसके बाद अगर बात करते हैं क्षैतिज वितरण देख लेते हैं। इसके बाद विधायिका, ये विधायिका है जो कानून का निर्माण करती है। जैसे कि विधायिका के अंदर कौन कौन से होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कार्यपालिका क्या करती है, कानून का क्रियान्वयन करती है। प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है, इसमें नौकरशाह होती है। ठीक है। न्यायपालिका का बेसिकली काम करता है कानून की व्याख्या करना, भैया कोई संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, ये सारी चीजें देखना। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायालय तथा अन्य जिला व सत्र न्यायालय होती। हमें पता है न्यायालय जो है वो 3 है, लेकिन पावरफुल तो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, एक तो हो गया तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट, के बाद हो गया हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, जिसको हम स्थानीय न्यायालय भी बोलते हैं, ये जिला न्यायालय। उसके बाद बात करते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है, तो ये बार देख लेते हैं। केंद्रीय सरकार देश के लिए, राज्य जो है वो प्रांत सरकार के लिए, राज्यों के लिए होगी। स्थानीय सरकार क्या होगी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति हुआ, जिला परिषद। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शक्तियों का बंटवारा जो है, शक्तियों का जो वितरण है इस प्रकार से है। ठीक है। उसके बाद करते हैं हम सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में अंतर क्या है। ऊर्ध्वाधर वितरण में देखेंगे इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तर जैसे कि केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार में सत्ता का बंटवारा। उसके बाद इसमें उच्चतर व निम्नतर स्तर की सरकारें होती हैं। इसमें निम्नतर अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करती है, जैसे कि जो केंद्र सरकार है वो इनके अंडर काम करती है। उसके बाद फिर इसके नीचे ये, तो यहाँ पर शक्तियों को धीरे 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 शक्तियों को, जैसे कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पावर दिया, राज्य सरकार ने स्थानीय सरकार को पावर दे दिया। ठीक है। क्षैतिज वितरण क्या होता है, इसके अंतर्गत विभिन्न अंग होते हैं, जैसे कि विधायिका, ये एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। उसके बाद कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसमें सरकार विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपने शक्ति का क्या करती है, उपयोग करती है। इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखती है। विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, कार्यपालिका विधायिका पर, न्यायपालिका कार्यपालिका पर और विधायिका दोनों पर नियंत्रण करती। तो यहाँ हमारा हो गया रिवीजन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है।